हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस हमारे एमपी बोर्ड की साइंस एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। इस वीडियो में हम 50 से 60 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस होंगे वो आपकी कंप्लीट साइंस जो रहेगा वो पूरा कवर हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखें और इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करें। यही क्वेश्चंस आपके पेपर के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। आइए जान लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। सबसे पहला है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन से बन रहा हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट जो है फर्स्ट होगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को आप किस तरीके से लिखते हैं H2, क्लोरीन को लिखते हैं आप Cl2 से क्या बन रहा हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का जो सूत्र होता है वो होता है HCl। अब इस अभिक्रिया को बैलेंस या संतुलित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो जो अभिकारक है, अभिकारक या क्रियाकारक की तरफ देखें हम तो हाइड्रोजन 2 दिख रहे हैं और उत्पाद की तरफ देखें या क्रियाफल की तरफ देखें तो हाइड्रोजन आपको 1 दिख रहा है। तो आपको यहाँ पर लगा देना है कितना 2, जिससे अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे। इधर भी क्लोरीन या अभिकारक या क्रियाकारक की तरफ भी क्लोरीन 2 है और उत्पाद की तरफ भी क्लोरीन कितने हो चुके हैं 2, क्योंकि इस 2 का गुणा Cl के साथ भी और H के साथ भी। तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। दूसरा देखते हैं अब हम बेरियम क्लोराइड, है ना। तो बेरियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है वो क्या होता है ना। यहां पर आप बना सकते हैं, बेरियम के ऊपर होता है प्लस का 2 आवेश और क्लोरीन की हम बात करें तो क्लोरीन पर होता है माइनस का 1 आवेश, है ना। यहां पर है 2 आवेश और यहां पर है 1 आवेश। तो जो बेरियम क्लोराइड का सूत्र होगा वो होगा BaCl2। क्या होगा, BaCl2। तो आप बेरियम क्लोराइड को लिख सकते हैं BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट की हम बात करें तो एल्यूमिनियम सल्फेट को इस तरीके से लिखा जा सकता है, एल्यूमिनियम पर होता है +3 आवेश और सल्फेट पर होता है माइनस का 2 आवेश। यहां पर आएगा 3, यहां पर आएगा 2। तो इसका जो सूत्र होगा वो होगा Al2SO4 3। क्या लिखेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट का Al2SO4 3। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा बेरियम सल्फेट, तो है ना Ba पर +2 आवेश होता है और सल्फेट पर -2 होता है। तो क्या बन जाएगा BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र होगा, एल्यूमिनियम पर है +3 और क्लोरीन पर -1। तो यहां पर जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा AlCl3। ये होगी अभिक्रिया बैलेंस है। देखो आप अभिकारक की तरफ बेरियम 1 है, उत्पाद की तरफ भी बेरियम 1 ही है। सल्फेट की हम बात करें तो सल्फेट कितना है, अभिकारक की तरफ 3 है और इधर कितना है 3 है। इधर 1 ही दिख रहा है आपको। अब 1 दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, इसको हम 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना। सल्फेट कितना हो चुका है, 3 हो चुका है। अब सल्फेट अभिकारक की तरफ भी 3 है और उत्पाद की तरफ भी 3 हो चुका है। बट अब यहां पर क्या हो चुका है, उत्पाद की तरफ बेरियम जो है वो 3 हो चुका है। तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां पर भी हमें 3 लगाना पड़ेगा, जिससे अभिकारक की तरफ भी बेरियम 3 हो चुका है और उत्पाद की तरफ भी बेरियम 3 हो चुका है। क्लोरीन की हम बात करें तो क्लोरीन 2 तिया 6, मतलब अभिकारक की तरफ क्लोरीन 6 हो चुका है और उत्पाद की तरफ कितना है 3 है। तो आपको यहां पर क्या लगा देना है, 2 लगा देना है, जिससे कि उत्पाद की तरफ भी क्लोरीन 6 हो जाएगा। अभिकारक की तरफ एल्यूमिनियम 2 है, उत्पाद की तरफ भी एल्यूमिनियम 2 है। इस तरीके से अभिक्रिया क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। तीसरा देख लेते हैं अब हम, सोडियम प्लस जल। तो सोडियम का सूत्र होगा Na और जल का क्या होगा H2O। ये क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होगा NaOH प्लस हाइड्रोजन का होगा H2। ठीक है, इधर हाइड्रोजन आपको दिख रहे 3, है ना। यहां पर लगा देंगे आप 2 और यहां पर भी आप लगा देंगे 2 और यहां पर भी लगा देंगे 2। देखो अब आपको दिख रहा है कि अभिकारक तरफ सोडियम कितना है 2 है, उत्पाद की तरफ भी सोडियम 2 है। अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन 2 दूना 4 है, इधर भी 2 और 2 4 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से आपको अभिक्रिया को संतुलित करना है। अगला क्वेश्चन है उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, इसका अर्थ उदाहरण दीजिए, है ना। ये 2019 का क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होगी,
वह अभिक्रिया जहां पर उष्मा का उत्सर्जन होता है उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उष्माशोषी अभिक्रिया उन अभिक्रियाओं को कहेंगे जहां पर उष्मा का अवशोषण होता है। तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होगी? जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ उष्मा भी निकलती है वह उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे आप मीथेन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो यहाँ पर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड जल, और यहाँ से उष्मा क्या होगी? मुक्त होगी, और उष्मा मुक्त होगी मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है? यह उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उष्माशोषी अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता है उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जब आप लेड नाइट्रेट को हीट देते हैं तो ये क्या हो जाता है? इसका विघटन होता है, ये टूट जाता है, तो यहाँ पर PbO प्लस NO2 प्लस O2 मिलता है ना। जो NO2 रहेगा ये कैसे कलर का होता है? ये भूरे कलर की गैस होती है। यह भी पूछा जा सकता है आपसे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि उष्माशोषी और उष्माक्षेपी अभिक्रिया को समझाइए। अगला क्वेश्चन आ जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? उदाहरण दीजिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रिया होगी जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है ना। अभी हमने देखा बेरियम पर होता है प्लस का 2 आवेश, क्लोरीन पर होता है -1, Na पर होता है प्लस, SO4 पर होता है माइनस का 2। तो Ba देखो किसके साथ जुड़ रहा है? SO4 के साथ। यहाँ पर जो बेरियम क्लोराइड है इसका बेरियम प्लस रहेगा वो सल्फेट के साथ जुड़ रहा है, और सोडियम जो रहेगा वो क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है, 2NaCl बन रहा है। यहाँ पर आयनों का क्या हो रहा है? आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन कहते हैं। 2 बार विस्थापन हो रहा है। ये क्वेश्चन भी 2019 का है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 होगा हमारे पास। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। आप इसी रिएक्शन को, इसी अभिक्रिया को वापस लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो बेरियम सल्फेट होता है ये होता है सफेद कलर का अवक्षेप। कैसा होगा? है सफेद अवक्षेप होता है, ठीक है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? और ये कैसा होता है? ये जो रहेगा वो थोड़ा ठोस होता है। मतलब जब आप परख नली में किसी रासायनिक अभिक्रिया को कराएंगे तो ये क्या होगा? परख नली में जो विलयन बन रहा है उसकी तली में नीचे बैठ जाता है, तो अवक्षेप बन जाता है सफेद कलर का, है ना। अघुलनशील अवक्षेप जो बनेगा उसे बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होगी? जब दो अभिकारक क्रियाकारक विलयन आपस में अभिक्रिया करके अविलयी ठोस उत्पाद बनाते, तो उस विलयन में क्या होगा? उस ठोस के कण अवक्षेपित हो जाते हैं। इस क्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण क्या लिखेंगे आप? इसी उदाहरण को लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। एक दूसरा एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं आप, जैसे कि NaCl प्लस AgNO3। क्या बनेगा यहाँ पर? AgCl का सफेद अवक्षेप। ये इस अवक्षेप का भी कलर कैसा होगा? सफेद अवक्षेप बन जाता है ना। ये ठोस रहेगा और ये परख नली के अंदर नीचे बैठ जाएगा, और आपके पास बनेगा क्या? NaNO3, सह उत्पाद NaNO3 भी बनेगा। तो ये होगी अवक्षेपण अभिक्रिया। अगला जो प्रश्न रहेगा वो प्रश्न 5 है। HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में अम्लता के अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित नहीं होते? देखो यहाँ पर HCl जो रहेगा इसे बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 को बोला जाता है नाइट्रिक अम्ल। जब आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को पानी के अंदर डालेंगे तो ये क्या देंगे? ये हाइड्रोजन आयंस देंगे, और हाइड्रोजन आयंस देंगे मतलब ये अम्ल की तरह कार्य करते हैं। जबकि आप क्या करेंगे? अल्कोहल को और ग्लूकोज को पानी के अंदर डालेंगे तो ये हाइड्रोजन आयंस नहीं देंगे, और जो हाइड्रोजन आयंस नहीं देंगे वो अम्ल की तरह व्यवहार प्रदर्शित नहीं कर सकते। HCl एवं HNO3 आदि जलीय विलयन में आयनित होकर हाइड्रोजन आयंस अथवा हाइड्रोनियम आयंस बनाते हैं, जिसके कारण विलयन में अम्लता के अभिलक्षण प्रदर्शित होते हैं। जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक आयनित नहीं होते, इसलिए उनके विलयन में अम्लता के, मतलब हमें ये देखना है कि अल्कोहल और ग्लूकोज जो रहेगा वो हाइड्रोजन आयंस नहीं देता, इसलिए अम्लता के गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जो रहेगा वो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देंगे, इसलिए यह अम्ल की तरह कार्य करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 आता, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में? हमें हमेशा क्या करना चाहिए? हमें हमेशा, मान लो कि ये क्या है? हमारे पास जल है, और इसमें आपको मिलाना पड़ेगा क्या? इसमें हम मिलाएंगे क्या? अम्ल। हमेशा अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है कि ये आप ले लें अम्ल और इसमें मिला रहे हैं जल।
ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, मतलब अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, है ना, ना कि जल को अम्ल में, मतलब जल को आपको अम्ल में नहीं मिलाना है। ठीक है, हमेशा अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। अब इसका कारण क्या है, देखो, अम्ल को जल में मिलाएंगे तो क्या होगा, यहां से उष्मा उत्पन्न होगी, और उष्मा उत्पन्न होगी तो आप क्या करेंगे, जो विलयन है, जो जल है, उसमें धीरे धीरे अम्ल को मिलाने पर क्या करेंगे, बीकर में आप एक कांच की जो रॉड रहेगी उससे हिलाते रहना चाहिए, जिससे कि जो भी उष्मा निकलेगी वो धीरे धीरे उष्मा उस विलयन से निकलती रहे, ताकि बीकर टूटे ना, और बीकर नहीं टूटेगा तो अम्ल हमारे ऊपर नहीं आ पाएगा। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, जब अम्ल के अंदर आप जल को मिलाएंगे तो आपका बीकर टूट सकता है और एसिड आपके ऊपर आ सकता है, और आप क्या होंगे, जल जाएंगे या आपको कोई नुकसान हो जाएगा। इसलिए आपको जल को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए, है ना। अम्ल का तनुकरण एक अत्यंत उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, ये तो आपको पता ही है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जहां पर उष्मा का उत्सर्जन होता है तथा इसमें अत्यधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न होती है। अम्ल को जल में मिलाने पर जो उष्मा उत्पन्न होती जाती है वह जल द्वारा शोषित कर ली जाती है, इसलिए अम्ल को तनुकृत करने के लिए इसे जल में मिलाना चाहिए, मतलब अम्ल को आपको जल में मिलाना है। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाता है, निम्न पदों की परिभाषा लिखिए। 2019 के क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खनिज क्या होगा, पृथ्वी से प्राप्त वे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातु या उनके यौगिक किसी न किसी रूप में समाहित होते खनिज कहलाते हैं ना। तो आपको कोई भी चट्टान जो रहेगी उसमें कोई ना कोई धातु उपस्थित है, या कोई मिट्टी का टुकड़ा होगा जिसमें कि धातु उपस्थित है, उसे आप क्या बोलेंगे, खनिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, खनिज बोलते हैं। अयस्क क्या होगा, ऐसे खनिज जिनसे धातुओं को आसानी से तथा लाभप्रद तरीके से निकाला जा सकता है। इसको कैसे समझ सकते हैं, देखो, आपके पास ये जो है, ये दो खनिज है, इसमें हमारे पास 5% धातु है, इसमें भी क्या है, हमारे पास 5% धातु है, बाकी 95% क्या है, 95% हमारे पास गेंग है। क्या है, गेंग। जो अशुद्धि रहेगी उसे गेंग बोला जाता है। ठीक है, इसमें भी क्या है, गेंग है। कितना, 95%। हम ऐसा माने हम कि यहां से हमें 5% को धातु निकालने के लिए 10 रुपए का खर्चा आ रहा है, और यहां से हमें धातु निकालने के लिए 50 रुपए का खर्चा आ रहा है। तो ये आपके पास होगा अयस्क। क्या होगा, अयस्क। ऐसे खनिज जिनसे धातुओं को आसानी से और लाभदायक तरीके से क्या होता है, निकाला जाता है। तो हमें ज्यादा लाभ कहां पर होगा, यहाँ पर 10 रुपए में ही हम धातु को निकाल पा रहे हो, वहां पर 50 रुपए में ही 5% धातु को निकाल रहे हो, है ना। जितनी धातु यहाँ 10 रुपए में निकाल रहे हो उतनी धातु वहां पर 50 रुपए में निकाल पा रहे हो। तो ये हमारे लिए क्या होगा, अयस्क होगा। और जो अशुद्धियां रहेगी उसे आप क्या बोलेंगे, गेंग बोलेंगे। अयस्क में उपस्थित व्यर्थ पदार्थ जो धूल, मिट्टी, रेत या गैसें रहेगी उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा गेंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 होता है, क्लोर क्षार अभिक्रिया से क्या समझते हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। क्लोर क्षार अभिक्रिया जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से, ना, सोडियम क्लोराइड जो रहेगा NaCl, है ना, इसका जलीय विलयन रहेगा, मतलब ये H2O में घुला हुआ है। जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वियोजित होकर क्लोरीन गैस एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या दे रहा है, क्लोरीन गैस, है ना। जब इससे विद्युत धारा को पास करेंगे, विद्युत धारा को पास करेंगे तो आपके पास बनेगा NaOH प्लस क्लोरीन गैस बन जाएगा। ठीक है, तो ये अभिक्रिया को आप क्या बोलेंगे, इस अभिक्रिया को बोला जाता है क्लोर एल्काली प्रोसेस। क्या बोला जाता है, क्लोर एल्काली प्रोसेस, है ना, क्लोर क्षार अभिक्रिया बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से आप इस अभिक्रिया को अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं। जब आप क्या करेंगे, NaCl से क्या पास करेंगे, विद्युत धारा को पास करेंगे तो यहां पर हमारे पास बनेगा NaOH प्लस Cl2 गैस बन जाएगी, है ना। यहां से क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पादित, इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया या कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया को आपको अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाता है हमारे पास, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड, जो ऑक्साइड अम्लीय और क्षारकी दोनों की तरह गुणों को प्रदर्शित करता है उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। या जो ऑक्साइड अम्लों एवं क्षारों दोनों से अभिक्रिया करके लवण
और जल बनाते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा और एक जिंक ऑक्साइड होगा। मतलब ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल की तरह भी कार्य करते हैं और क्षार की तरह भी कार्य करते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। समजातीय श्रेणी क्या होती है, उदाहरण सहित समझाइए, वेरी इंपॉर्टेंट है। यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, समजातीय श्रेणी कहलाती है ना। मतलब ऐसी कार्बन श्रृंखला जहां पर क्या होगा, एक ही क्रियात्मक समूह, यहां पर आपको दिख रहा होगा ये एल्कोहल समूह बोला जाता है ना। इसमें क्या अंतर दिख रहा होगा आपको, दो सदस्यों के बीच एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का अंतर देखने को दिखेगा। यहाँ इन दो की बात हम करें तो एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का अंतर देखने को मिल रहा है। इन दोनों में आपको एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का अंतर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें समान क्रियात्मक समूह होंगे, इनके रासायनिक गुण भी समान होंगे, परंतु दो सदस्यों के बीच एक CH2 का अंतर होगा, है ना। उसे हम बोलेंगे समजातीय श्रेणी। ठीक है, उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। फिर आ जाता है एस्टरीकरण अभिक्रिया। क्या होगा, ऐसी अभिक्रिया जहां पर कार्बनिक अम्ल और एल्कोहल की क्रिया होगी, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, एस्टर बनेगा। किस तरीके से, जैसे हम यहाँ पर लेते हैं CH3 CH2OH, इसे बोला जाता है एथेनॉल। इसकी क्रिया करा रहे अपन CH3 COOH के साथ, किसकी उपस्थिति में, किसी अम्ल की उपस्थिति में H+। ठीक है, तो यहां से OH और यहां से H, तो यहां से क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, इस तरीके से, है ना। यहां से OH और यहां से H, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, यहां पर हमारे पास बनेगा एस्टर CH3 CH2 CO और CH3, इसे बोला जाता है एस्टर, प्लस H2O निकल जाएगा। तो जब क्या होगा, जब इथेनॉल, है ना, इसे क्या बोलते हैं, इथेनॉल या एथिल अल्कोहल, किसके साथ क्रिया कर रहा है, एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा, तो यहां पर एक आपको एस्टर नामक उत्पाद मिलेगा। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो जब आप अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया कराएंगे तो बनेगा लवण और जल बनेगा। इस अभिक्रिया को बोला जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 17 है, CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। तो देखो CO2 की आपको बनाना है क्या, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, इसके K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में 4 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन के आसपास आपको कितने इलेक्ट्रॉन बनाना है, 4। ऑक्सीजन के आसपास कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2। ऑक्सीजन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। ये हमने बना दिए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन। इधर भी एक ऑक्सीजन बनाना है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इस तरीके से। अब क्या होगा, अब जो रहेगा देखो, ये जो कार्बन है, इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो रहे, इस कार्बन के पास हो रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस ऑक्सीजन के पास भी कितने हो रहे, इस ऑक्सीजन के पास भी देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो चुके, इस ऑक्सीजन के पास भी क्या हो चुके हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो चुके। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है। क्वेश्चन नंबर होगा 18, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर, है ना। चालक की लंबाई, प्रतिरोध को आप R से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिरोध जो रहेगा उसे R के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो R समानुपाती होगा लंबाई के। आप चालक की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, तो ये जो रहेगा प्रतिरोध वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, लंबाई के समानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, धातु जो रहेगा उसका प्रतिरोध क्या होगा, धातु का प्रतिरोध कम होता है और अधातु का प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा होता है। ये चीज याद रखना है ना। एक पॉइंट और लिख सकते हैं अपन, एक पॉइंट और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तापमान, है ना। तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ता है। ये 4 कारक होते हैं जो प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, क्योंकि अम्ल क्या करेगा, अम्ल जो रहेगा वो हाइड्रोजन आयन दान करेगा।
जहां भी आयंस उपस्थित होंगे वहां पर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी, इसलिए अम्ल का जलीय विलयन क्या करेगा, विद्युत धारा का चालन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प में एटीपी के रूप में ऊष्मा ऊर्जा निकलती है ना, जहां पर ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। याद रखें अपन इस चीज को कि श्वसन क्या होगी, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया जिसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प और एटीपी के रूप में ऊष्मा निकलती है, और जहां पर ऊष्मा उत्सर्जित होगी या निकलेगी वहां पर क्या होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई 4 उपयोग है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस में टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज अपन करते हैं, हड्डी को जोड़ने के लिए, दांत लगाने के लिए, सांचे बनाने में, है ना, अग्निरोधक सामान बनाने में, वायुरोधी प्रयोगशाला उपकरण बनाने में, और मूर्तियां, खिलौने, चाक और सजावटी नमूने बनाने में। तो ये उपयोग आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए? ओजोन परत क्या होती है? ओजोन परत हमारे वायुमंडल में प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है? ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेती है? रोक लेती है, जिससे पराबैंगनी किरणें हमारे तक नहीं पहुंच पाती और हमें जो चर्म रोग या त्वचा कैंसर जैसी बीमारी होती है वो नहीं हो पाएगी। मतलब ये हमें कैंसर से बचाती है या सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, तो एक कवच का काम करती है। तो ओजोन परत की क्षति चरण हमारे लिए चिंता का विषय इसलिए क्योंकि इसके अनेक दुष्परिणाम होंगे जो कि निम्नलिखित है। ओजोन परत के चरण के कारण सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है, जिससे त्वचा कैंसर हो जाता है। इससे आनुवांशिक विकृतियां उत्पन्न हो जाती है तथा चिरकालिक रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं ना, इससे हमको आनुवांशिक रोग उत्पन्न हो जाएंगे। उपाय, अब इसको रोकने के लिए या इसको है ना, इसको रोकने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? तो ओजोन परत की क्षति को सीमित करने के लिए उठाए गए कदम, ओजोन परत की क्षति को क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहां से उत्सर्जित होता है? ये हमारे एसी, जो हम घरों में एयर कंडीशनर का यूज करते हैं वहां से रिलीज होगा। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, जितने भी हमारे उद्योग होते हैं वहां से नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन गैस के कारण होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन सर्वाधिक क्षति पहुंचाता है, इसका विकल्प तलाशा जा रहा है तथा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। तो अपन जितना ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का यूज करेंगे उतना ओजोन परत को नुकसान कम होगा। जैसे हम सोलर ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों का यूज करेंगे तो हमारी ओजोन परत रहेगी वो क्या रहेगी, सही रहेगी, जिससे कि पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर तक नहीं आ पाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 23 होगा, जैविक आवर्धन क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। जैविक आवर्धन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, पौधों एवं फसलों को रोग मुक्त रखने के लिए आप कीटनाशी, पीड़कनाशी या फफूंदनाशी या खरपतवारनाशी का उपयोग करते हैं, ठीक है। इन रसायनों का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करना पौधों के माध्यम से क्या होगा, हमारी बॉडी में आएगा, माध्यम से खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तरों में प्रवेश कर जाते तथा वहां संचित होने लगते। इस परिघटना को जैविक आवर्धन कहते हैं। जब आप खरपतवारनाशी, पीड़कनाशी या कीटनाशी का उपयोग करेंगे तो क्या होगा, वो खाद्य श्रृंखला के माध्यम से पौधों में जाएंगे और पौधों से हमारी बॉडी, मतलब जो पौधे रहेंगे पौधों से क्या आएंगे, जंतुओं में आएंगे और जंतुओं के अंदर क्या होंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, संचित हो जाएंगे। इसे बोला जाता है जैविक आवर्धन। क्या बोला जाता है? जैविक। विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भिन्न भिन्न होता है। चूंकि मनुष्य आहार श्रृंखला में शीर्षस्थ होता है अतः मनुष्य के जैविक आवर्धन सर्वाधिक होगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 24, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक धुंधली मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या होती है, आरक्षक परत जम जाती है। इसे हटाने के लिए क्या करेंगे, मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि यह आरक्षी परत मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 25 होगा, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है? माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण माँ के रुधिर से होता है। कहां से होता है? रुधिर से। इसके लिए विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। यह माँ से भ्रूण को ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज, ऑक्सीजन व अन्य पदार्थों की आपूर्ति माँ के रक्त से करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। प्रश्न नंबर 26 है, एक लिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए। क्या होगा? ऐसा पुष्प जिसमें केवल एक ही जनन, नर जनांग या मतलब नर जनांग को हम बोलते हैं पुंकेसर या पुमंग, अथवा मादा जनांग को बोला जाता है स्त्री केसर या जायंग। तो या तो पुंकेसर होगा या फिर स्त्री केसर होगा, दोनों में से एक कोई भी होगा, उसे बोला जाता है एक लिंगी पुष्प। दोनों ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट होते हैं।
क्वेश्चन 27, अनुवांशिकता क्या है? बताइए आपको कि हमारे जो गुण रहेंगे वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे, इस प्रक्रिया को बोला जाता है अनुवांशिकता। तो जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण अनुवांशिकता कहलाता है। ये लक्षण अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, द्विविखंडन और बहुविखंडन किस प्रकार भिन्न है? दोनों ही अलैंगिक प्रजनन है। द्विविखंडन भी अलैंगिक प्रजनन है और बहुविखंडन भी अलैंगिक प्रजनन है। द्विविखंडन में एक कोशिका प्रायः दो समान भागों में विभक्त होकर दो जीवों को एक साथ जन्म देती है, जबकि बहुविखंडन में एक कोशिका अनेक संतति विकसित होकर एक साथ विखंडित होकर अनेक जीवों को जन्म देती है ना? नाम से ही क्लियर है, द्विविखंडन मतलब एक कोशिका दो बार विभक्त होगी, दो नए जीवों को जन्म देगी। बहुविखंडन एक कोशिका विभक्त होकर दो से अधिक जीवों को जन्म देती है, अनेक जीवों को जन्म देती है, इसे बोला जाता है बहुविखंडन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक लिंगी पुष्प को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें या तो पुंकेसर होगा या फिर स्त्री केसर होगा, उसे बोला जाता है एक लिंगी पुष्प। ये रिपीट हो चुका क्वेश्चन। क्वेश्चन 30 होगा, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? तो हीमोग्लोबिन जो रहेगा ये क्या करता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, परिवहन करता है। यदि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो हमारे अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिल पाएगी और हमें सांस लेने में समस्या होगी। श्वसन के फलस्वरूप प्राप्त ऑक्सीजन का परिवहन करने तथा उससे ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य हीमोग्लोबिन करता है। इसकी कमी से श्वसन क्रिया प्रभावित होगी, शरीर को ऊर्जा कम मिलेगी क्योंकि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा प्राप्त नहीं होगी। तो हीमोग्लोबिन बहुत जरूरी है हमारे शरीर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका? मुंह में स्थित लार ग्रंथियों से लार निकलकर चबाए हुए भोजन में मिलकर इसे चिकना और लसलसा बनाती है ना। लार क्या करती है, हमारे भोजन को चिकना और लसलसा बना देती है, जिससे यह भोजन नली में आसानी से फिसल सकता है। इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज है ना, नाम सुना होगा आपने, सलाइवरी एमाइलेज। मंड, मंड मतलब होता है स्टार्च, तो स्टार्च के जटिल अणुओं को शर्करा में खंडित कर देती है, जो मंड की अपेक्षा काफी सरल अणु होते हैं। इस तरह लार भोजन के पाचन में अहम भूमिका निभाती है। तो आपको ये याद रखना है कि लार जो रहेगी आपके भोजन को चिकना और लसलसा बनाएगी। लार में एक एंजाइम होता है जिसको बोला जाता है लार एमाइलेज या सलाइवरी एमाइलेज, जो शर्करा जो मंड रहेगा या स्टार्च रहेगा उसे सरल शर्करा में बदल देती है। ठीक है, इस तरह भोजन के पाचन में अहम भूमिका निभाती। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32, आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं? क्योंकि इनके बीच में क्या होगा, देखो आयनिक यौगिक बनते हैं कैसे, विपरीत आवेश से, Na+Cl-। इनके बीच में क्या होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग या बहुत ही प्रबल आकर्षण बल होगा, जिसे तोड़ने के लिए क्या होगा, अत्यधिक ऊर्जा की मात्रा की जरूरत होगी, इसलिए इनके गलनांक उच्च होंगे, है ना। यहाँ पर मजबूत आकर्षण बंध होगा, इस बंध को तोड़ने के लिए आपको जो ऊर्जा देंगे वो बहुत ज्यादा देना पड़ेगी, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होंगे। विकृत गंधिता को परिभाषित कीजिए। तेल या वसा युक्त जो कुरकुरा या चिप्स रहेंगे वो क्या होंगे, वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाएंगे और इनकी गंध और स्वाद जो रहेगी वो बदल जाएगा। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहा जाता है। गोली दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। आपने देखा होगा कोई भी दर्पण होता है, अवतल दर्पण हो, है ना, इसमें क्या होता है, इसे हम बोलते हैं ध्रुव, और यहाँ पर होता है फोकस और यहाँ पर होता है वक्रता केंद्र। तो ध्रुव से लेकर फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। गोली दर्पण की फोकस दूरी, गोली दर्पण की फोकस उसके ध्रुव से दूरी, गोली दर्पण की फोकस, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, इसके ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या, गोली दर्पण जिस गोली को उसका भाग होता है उस गोली को उसकी त्रिज्या को गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे आर से प्रदर्शित किया जाता है। प्रश्न नंबर 36 होगा, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया था, है ना। मटर में ऐसे क्या गुण थे जिसके कारण मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन किया था। मटर का पौधा उभयलिंगी एवं स्वपरागित होता है ना, इसमें आसानी से क्या होता है, आसानी से उगने वाला वार्षिक पौधा जिसका जीवन काल बहुत कम होता है। ठीक है, इसमें विरोधीभाषी बहुत से प्रगुण पाए जाते हैं तथा इसमें आसानी से कृत्रिम परागण किया जा सकता है। तो इसके ये गुण होते हैं, इन गुणों के कारण मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन किया था। प्रश्न नंबर आता है, मानव में वृषण के कार्य लिखिए, है ना। वृषण में क्या होता है, तो वृषण के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को स्रावित करता है,
जो कि शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का भी नियमन करती है ना। तो ये क्या करता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है इसमें, और यह जो मानव का लिंग लिंग हार्मोन्स रहेगा उसे स्रावित करता है, जिसे हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन, जो कि द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए क्या होगा, आवश्यक होगा। ऋतुस्राव क्यों होता है? जब अंड है ना, अंड कहां से स्रावित होता है, मादा की या मादा के प्रजनन तंत्र से स्रावित होता है ना। अंड जो रहेगा वो अंडवाहिनी से स्रावित होता है ना, अंडाशय से स्रावित होता है। अब अंडाशय जब अंड को स्रावित करेगा और उस अंड का क्या होगा, निषेचन नहीं होगा। निषेचन नहीं होगा तो गर्भाशय की भित्ति में बनने वाली परत का कोई उपयोग नहीं रहता, अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर और म्यूकस के रूप में बॉडी से बाहर आती है ना। तो जब भी क्या होगा, अंडाशय से अंडाणु या अंड जो रहेगी कोशिका वो स्रावित होगी, और जब उसका निषेचन नहीं होगा तो जो गर्भाशय की भित्ति रहेगी उसमें बनने वाली परतें रहेगी, उनका कोई उपयोग नहीं होगा, और वह क्या रहेगा, योनि मार्ग से रुधिर और म्यूकस के साथ निष्कासित होगी, इसलिए ऋतुस्राव होता रहेगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 39 होता है, प्लेसेंटा क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। प्लेसेंटा क्या है, इसकी संरचना वर्णन कीजिए। गर्भवती मानव मादा के प्रकरण में इसके कार्यों का उल्लेख कीजिए। मादा के गर्भाशय में भ्रूण और मां के बीच का संबंध जो रहेगा, इसने वाली विशेष संरचना को प्लेसेंटा कहलाती है। प्लेसेंटा एक विशेष तस्तरीनुमा संरचना होती है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी रहती है। इसमें भ्रूण की ओर के ऊतक में प्रवर्ध होते हैं जो मां के ऊतकों में स्थित रिक्त स्थानों से आच्छादित होते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है ना। माता और बेबी के बीच का, मतलब मां और भ्रूण के बीच का जो कनेक्शन होगा उसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा काम क्या करता है? प्लेसेंटा जो रहेगा भ्रूण को, जो गैसें रहेगी या भ्रूण के अंदर जो भी उत्सर्जी पदार्थ बनेंगे उनको उनके शरीर से बाहर करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। कायिक प्रवर्धन क्या है? इस विधि के 2 लाभ और 2 हानियां लिखिए। कायिक प्रवर्धन, जब मनुष्य कृत्रिम रूप से पौधों के विभिन्न भागों रचनाओं में नवीन पौधे पैदा करता है तो इस प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन या कृत्रिम अलैंगिक जनन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन के द्वारा पौधे शीघ्र तैयार हो जाते तथा शीघ्र ही फूलते फलते। वेरी इंपॉर्टेंट है। इस विधि से प्राप्त पुत्री पौधे हर प्रकार से जनक पौधे के समान होते हैं, है ना, क्योंकि अलैंगिक प्रजनन होता है। कायिक प्रवर्धन की हानियां देखें हम, तो कायिक प्रवर्धन सभी पौधों में संभव नहीं होता है, पता ही आपको, हर पौधे में संभव नहीं होगा, कुछ ही पौधों में संभव होता है। कायिक प्रवर्धन से पौधे में विविधता नहीं आती, है ना, ये अपने पेरेंट्स या अपने जनकों के समान होगा, मतलब इसमें कुछ विविधता नहीं आ पाएगी। इस कारण प्रतिकूल परिस्थितियों में उस समष्टि के लुप्त होने का अंदेशा बना रहता है। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? आपने देखा होगा कि जब आप क्या करते हैं, जब आप किसी प्रिज्म से सफेद प्रकाश को पास करते हैं तो सफेद प्रकाश जो रहेगा वो 7 कलर में विभक्त हो जाता है, पता होगा आपको। ठीक है ना, नाम तो पता ही आपको, विबग्योर, ठीक है, बेजनहापी नाला। ठीक है, तो जब आप किसी सफेद प्रकाश को प्रिज्म से पास करते हैं तो 7 कलर में विभक्त हो जाता है, इस घटना को बोला जाता है वर्ण विक्षेपण। ठीक है। विचलन कोण किसे कहते हैं? विचलन कोण क्या होता है पता ही आपको। विचलन कोण उस कोण को बोला जाएगा, देखो, जब आप क्या करेंगे, कोई प्रिज्म लेंगे, इस प्रिज्म की 2 सतह है ना, एक सतह ये है, एक सतह ये है ना, नीचे वाली सतह से आपको मतलब नहीं। अब देखो, जब कोई प्रकाश की किरण किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म के पृष्ठ पर आपतित होती है तो उससे दूसरे पृष्ठ से निर्गत होगी, है ना। अब देखो, ये जो पृष्ठ है इसे हम बोल रहे हैं ए बी, इस पर क्या होती है, आपतित होती है, और ये होता है अभिलंब। इस पृष्ठ के लिए ये रहा अभिलंब, है ना। अब यहां से निर्गत होगी तो इसमें क्या आ रहा है, पृष्ठ से निर्गत हो जाती तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच का कोण विचलन कोण कहलाता है। देखो, ये किरण यदि सीधी जाती तो यहां पहुंच जाती, इसको इसको पीछे या बैक ट्रेस करेंगे तो क्या होगा, यहां पर एक कोण बनेगा, इसे बोला जाएगा विचलन कोण, है ना। तो ये होगा हमारे पास विचलन कोण, इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म पृष्ठ पर आपतित होती है तो उसके दूसरे पृष्ठ से निर्गत हो जाती है, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के अनुप्रयोग लिखिए। जब किसी प्रतिरोधक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा के द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होने की यह घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं ना। जब किसी क्या करेंगे अपन, उच्च प्रतिरोध
पदार्थ से विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो वह जो पदार्थ रहेगा वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसे बोला जाता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? ऊष्मीय प्रभाव का अनुप्रयोग विद्युत ऊष्मीय युक्तियों में होता है, जैसे विद्युत आयरन है ना, आपने प्रेस तो देखी होगी, विद्युत हीटर देखा होगा, गीजर होगा, इलेक्ट्रिक केटली होगी, है ना, प्रेस होती है, बल्ब में जो तंतु बने रहते हैं टंगस्टन के, इसके अतिरिक्त फ्यूज के तार में विद्युत उपकरणों को बचाने के लिए भी होता है ना। फ्यूज आपने देखा होगा, फ्यूज में जो रहेगा एक तार होता है, जब वहां पर क्या होगा, ज्यादा विभव आएगा, ज्यादा वोल्टेज आएगा तो वो तार क्या हो जाएगा, वो तार जो रहेगा वो पिघल जाएगा, और पिघल जाएगा तो आपका जो परिपथ रहेगा वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और उसमें आगे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में आया भी है। चुंबकीय रेखाओं के गुण, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय रेखाएं चिकने बंद वक्र में होती है, आपने देखा ही होगा। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक होता है एन, एक होता है एस। चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। चिकने बंद वक्र होते हैं जो परस्पर कभी प्रतिच्छेद नहीं करते। दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करेगी, प्रतिच्छेद नहीं करेगी, ये हमें याद रखना। ठीक है, ये रेखा है चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, है ना, नॉर्थ से साउथ की ओर, तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। अधिक प्रबलता वाले चुंबकीय क्षेत्र में ये रेखाएं पास पास तथा कम प्रबलता वाले क्षेत्र में दूर दूर होती है। इंपॉर्टेंट होता है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, बिल्कुल नहीं करेगी। यदि ये प्रतिच्छेद करेगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं होगी, जो कि संभव नहीं है। कभी भी चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है ना, ये हमें याद रखना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, यहां पर हमने रखा है कुंडली को, और यहां पर हमने लगाया धारा मापी, यहां पर रखा हमने चुंबक को, चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है। अब जब आप इस कुंडली को पास में लाएंगे, है ना, इस चुंबक को कुंडली के पास में लाएंगे, तो ये जो कुंडली रहेगी इसके फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होगा तो इस कुंडली के अंदर क्या होगा, विद्युत धारा उत्पन्न होगा। मतलब चुंबक के प्रभाव से किसी कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस घटना का अध्ययन सर्वप्रथम फेराडे ने किया था। तो जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच में सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इस परिघटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, और इस प्रकार उत्पन्न विद्युत धारा को प्रेरित विद्युत धारा भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। विभिन्न पादप हार्मोन्स के नाम लिखिए और इनके कार्य भी लिखिए। पादप हार्मोन से चार प्रकार के होंगे, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिक अम्ल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझे आप। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से करना है आपको। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिक अम्ल, ये चार प्रकार के पादप हार्मोन्स आपके सिलेबस से रिलेटेड है। कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि ऑक्सिन का काम है। कोशिका विभाजन में सहयोग भी ऑक्सिन का काम है। पौधों की गतियों पर नियंत्रण, पत्तियों के गिरने से रोकना, बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायता करना, ये ऑक्सिन के काम है। जिब्रेलिन बीजों के शीघ्र अंकुरण में सहायक होगा। बोने पौधे की लंबाई में वृद्धि करना, पौधों की पत्तियों को चौड़ी करने में सहायता करना। साइटोकाइनिन प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। कोशिकाओं में तने की लंबाई में वृद्धि करता है। पार्श्व कलिकाओं में वृद्धि करता है। जड़ों और पत्तियों की वृद्धि को रोकने में सहायक और अंकुरण के समय उत्प्रेरक उत्पन्न करना। एब्सिक अम्ल या वृद्धि रोधक पत्तियों और फूलों के खुलने एवं बंद होने की क्रियाओं का नियंत्रण इस हार्मोन्स के द्वारा होता है, और पतझड़ की क्रिया को प्रोत्साहित करना और पौधों की वृद्धि दर को कम करना। ये सभी ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिक अम्ल के कार्य अच्छे तरीके से आपको करना है। उसके बाद प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए आप इसको। वे अनैच्छिक क्रिया जो किसी प्रेरणा, उद्दीपन या फिर किसी प्रतिक्रिया के रूप में होती है, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। इसके उदाहरण है, गर्म वस्तु को जब, या गर्म वस्तु पर पैर पड़ते ही पैर का एकदम क्या हो जाना, उठना, ये एक प्रतिवर्ती क्रिया होगी। आंख के आगे अचानक तिनके के आने पर आंख का पलक झपकना, ये सभी प्रतिवर्ती या अनैच्छिक क्रियाएं होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अनैच्छिक क्रिया तथा प्रतिवर्ती क्रिया एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? तो सभी अनैच्छिक क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं होती, अभी तो सभी प्रतिवर्ती क्रिया अनैच्छिक क्रियाएं होती। ठीक है, सभी अनैच्छिक क्रियाएं जो रहेगी प्रतिवर्ती क्रिया नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, प्रतिवर्ती क्रियाएं अनैच्छिक क्रियाएं होगी। उदाहरण के लिए हृदय की धड़कन, पाचन, श्वसन आदि अनैच्छिक क्रियाएं, लेकिन प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 आ जाता है आपके पास, मनुष्य में दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है।
आपको पता है कि मनुष्य में क्या होता है, एक कंप्लीट चक्र में जो रक्त रहेगा वो 2 बार क्या आ रहा है, वो 2 बार आपके हृदय से गुजर रहा है, इसे बोला जाता है दोहरा परिसंचरण। मनुष्य में प्रत्येक चक्र में रुधिर 2 बार हृदय में जाता है, इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में एक बार ऑक्सीजन रक्त फुफ्फुसों, फेफड़ों से हृदय में आता है, तो दूसरी बार अनऑक्सीजनित रक्त, है ना, अनऑक्सीजनित रक्त शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में आता है। दोहरा परिसंचरण ऑक्सीजनित एवं विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में सहायक होता है, जिससे उच्च ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये आपके 50 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद जो रहेगा, जीवों में ग्लूकोज के विखंडन का वर्णन कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ग्लूकोज के अंदर होते हैं 6 कार्बन, ये तो आपको पता ही है। वह कोशिका द्रव्य में क्या होगा, पाइरुवेट में चेंज होगा, जिसमें कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं, 3। अब जो पाइरुवेट रहेगा, यदि उसे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। यदि उसे ऑक्सीजन का अभाव रहा तो वो लैक्टिक अम्ल में बदल जाएगा, ऊर्जा भी मिलेगी, है ना। और ऑक्सीजन की उपस्थिति मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में मिल जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। देखो, ग्लूकोज किस में बदल रहा है, ग्लूकोज जो रहेगा उसमें 6 कार्बन होते हैं, वह कोशिका द्रव्य में पाइरुवेट में चेंज होगा। पाइरुवेट में कितने कार्बन होंगे, 3। यदि ऑक्सीजन नहीं मिला, है ना, ऑक्सीजन का अभाव रहा, तो क्या होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में चेंज हो जाएगा वो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है। यदि ऑक्सीजन का अभाव रहा, ऑक्सीजन का अभाव रहेगा तो वो लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा में, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ना। मानव के आहार नाल या पाचन तंत्र का चित्र पूछा जा सकता है। इसमें आपसे पूछा मुख, ग्रसनी, अमाशय, आंत्र, है ना, ये सभी, है ना, जी हाँ, मुगवा, आपसे इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है ना। ग्रसिका होगा, फिर एक डायफ्राम होता है, पित्ताशय होता है, अग्नाशय और परिशेषिका। गुदाद्वार के द्वारा जो अनडाइजेस्टेड फूड या अपचित भोजन को बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। अमाशय में भोजन क्या होता है, स्टोर होता है। शुद्रांत्र को आंत्र भी बोला जाता है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है। वृद्धांत्र मतलब बड़ी आंत होता है। ठीक है, इंपोर्टेंट होता है। ये आपसे नामांकित चित्र पूछा जा सकता है, याद रखें आप। अगला चित्र आपके पास पूछा जा सकता है, मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। है ना, आपके पास 2 किडनियां होती है, ये किडनियां दायां वृक्क और बायां वृक्क का दिख ही रहा होगा आपको। यहाँ पर महाधमनी होगी, बाई मूत्रवाहिनी, महाशिरा, मूत्राशय और मूत्रमार्ग और शिश्न। ठीक है, तो ये आपसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चित्र वाला, वो पूछा जा सकता है क्या, अमीबा में पोषण की विधि, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अमीबा में अपना भोजन अपनी सतह पर उभरी अंगुलाकार संरचनाओं के माध्यम से ग्रहण करता है। भोजन के कण इन संरचनाओं में चिपक जाते हैं। ये प्रवर्ध संरचनाएं भोजन के कणों को घेर लेती है और संगलित होकर खाद्य रिक्तिकाएं बनाती है ना। यहाँ पर आपको चित्र दिखा होगा। खाद्य रिक्तिकाओं के अंदर जटिल पदार्थों का क्या होगा, विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। ये सरल पदार्थ कोशिका द्रव्य में प्रसारित हो जाते हैं। बचा हुआ पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निकल जाता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, अमीबा में पोषण विधि को समझाइए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। उसके बाद धमनी और शिरा में अंतर, इसकी दीवारें मोटी होती धमनी की, इसकी दीवारें पतली होती शिराओं की। इनमें ल्यूमेन संकीर्ण होता है ना। धमनी में क्या होगा, धमनी में प्रेशर ज्यादा होगा और शिराओं में प्रेशर कम होता है। यह हृदय से रक्त लेकर उसका संवहन संपूर्ण शरीर को करती है, मतलब इसमें शुद्ध रक्त होगा, और यह संपूर्ण शरीर से रक्त को लेकर हृदय में एकत्रित करती है। पल्मोनरी धमनी को छोड़कर शेष सभी धमनियां ऑक्सीजन रक्त का संवहन करती है। पल्मोनरी शिरा को छोड़कर शेष सभी शिराएं क्या करती है, ऑक्सीजन रक्त का संवहन। इनमें कपाट नहीं पाए जाते, इसमें कपाट पाए जाते। क्वेश्चन को आपको करना है। शाकाहारी जीवों में क्षुद्रांत लंबी तथा मांसाहारी जीवों में छोटी होती है ना। शाकाहारी जीवों में सेलुलोज का पाचन होता है। अब सेलुलोज क्या होता है, जटिल पदार्थ होगा, तो जिसको पचाने के लिए एक लंबे रास्ते की जरूरत होगी। ठीक है, सेलुलोज का पाचन समय लेता है, इसलिए इनकी क्षुद्रांत लंबी होती है। जबकि मांसाहारी जीवों में सेलुलोज के पाचन की आवश्यकता नहीं होती, मांसाहार जल्दी पच जाता है, इसलिए इनकी क्षुद्रांत छोटी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अंगूठा, अंगूठा जो रहेगा, अंगूठा, है ना, अंगूठा और ये जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी, तो आपको याद रखना है वाम हस्त का नियम। अपने वाम हस्त बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा एवं अंगूठा, है ना। ये क्या है हमारा अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। अंगूठा किसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा, अंगूठा जो रहेगा हमारे बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तर्जनी जो रहेगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, और मध्यमा जो रहेगी वो किसकी दिशा को प्रदर्शित करेगी, विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित। तीनों एक दूसरे के लंबवत होंगे।
ठीक है, परस्पर लंबवत दिशा में फैला है। यदि तर्जनी क्या करेगी, चुंबकीय क्षेत्र, इस अंगुली को तर्जनी बोलेंगे, ये आपको दिख रही होगी, है ना, ये आपकी तर्जनी होगी। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, मध्यमा मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को, और अंगूठा जो रहेगा वो किसको प्रदर्शित करेगा, अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर लगने वाले बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव नेत्र का नामांकित चित्र आपसे पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट होगा, आना चाहिए आपको। इतने क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से करने हैं। 58 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से करें। थैंक यू।